गुंगी गुड़िया कही जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब 1971 के इंडो पाक वार में इंडिया को लीड करते हुए जीत हासिल की, उससे न केवल देश बल्कि विदेशों में भी इंदिरा गांधी के नाम के जलवे फैल गए। लेकिन जल्दी ही समय ने करवट बदली और इंदिरा गांधी एक डेमोक्रेटिक की जगह तानाशाह की तरफ फैसले लेने लगी। 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर पूरे भारत में इमरजेंसी घोषित कर दी थी, उस समय लोगों के मुंह बंद थे, प्रेस की कलमें तोड़ दी गई थी। हजारों स्टूडेंट्स, लीडर्स, एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स और जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया गया था और पूरा भारत सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के इशारे पर चलने के लिए मजबूर हो गया था। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, पूरे 21 महीने तक चली इस इमरजेंसी की असल सच्चाई क्या है और आखिर क्या वजह है कि 1975 की इस इमरजेंसी को आज भी भारत में द डार्केस्ट फेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कहा जाता है। और आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां थी जिनका हवाला देकर इंदिरा गांधी ने देश में इतना लंबा इमरजेंसी पीरियड चलाया था, आइए डिटेल्ड में जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अब यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी को समझते हैं। ये एक ऐसा पीरियड होता है जब किसी कारणवश किसी देश की इंडिपेंडेंसी या सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने की कगार पर आ जाती है। इसके अलावा जब देश में अंदरूनी कारणों से सिविल वॉर या फिर रॉयट्स जैसी सिचुएशंस बनती हैं, जिसकी वजह से देश की सुरक्षा में दिक्कतें होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में देश में इमरजेंसी लगाई जाती है। इस दौरान लोगों को स्थिर रखने के लिए और देश में सुरक्षा बहाल करने के लिए लोगों को ग्रुप्स में इकट्ठा होने से रोक दिया जाता है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में देश में इमरजेंसी लागू करने का प्रोविजन दिया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर देश की सिक्योरिटी एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन के चलते खतरे में है तो देश में इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। हमारे देश में वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस जैसी किसी भी सिचुएशन को संभालने के लिए कंट्री के प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। कुल मिलाकर इमरजेंसी के दौरान देश की जनता के फंडामेंटल राइट्स को कर्व कर लिया जाता है और देश इस पूरे पीरियड के दौरान ऑटोक्रेसी की तरह फंक्शन करता है। और दोस्तों, ये आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ये पहली बार नहीं था कि देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, बल्कि आजादी के बाद इससे पहले 2 बार इमरजेंसी लगाई गई थी। भारत में सबसे पहले इमरजेंसी लगाने वाले नेता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 1962 में इंडो चाइना वार के दौरान देश में इमरजेंसी लागू की थी, जिसके 5 साल बाद 1968 में इमरजेंसी को रिवोक किया गया। उसके बाद भारत को दूसरी बार इमरजेंसी का सामना 1971 में करना पड़ा। तब 1971 में इंडो पाक वॉर के चलते प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल घोषित किया था। एक तरफ जहां देश में दूसरी इमरजेंसी अब भी चल ही रही थी कि 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में तीसरी इमरजेंसी भी लागू करवा दी थी। इस इमरजेंसी ने भारत के न केवल पॉलिटिकल बल्कि सोशल ग्राउंड को भी बदल दिया था। और ये इमरजेंसी पहली 2 इमरजेंसी से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पहली 2 इमरजेंसी देश में बाहरी आक्रमण के कारण लागू करवाई गई थी। इसका मतलब था कि भारत उस समय पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध लड़ रहा था, इसीलिए लंबे समय तक लागू रहने के बावजूद भी भारत के लोगों पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन तीसरी इमरजेंसी देश में इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लागू करवाई गई थी। यह पहला ऐसा आपातकाल था जिसने भारत के लोगों को डायरेक्टली प्रभावित किया था। लेकिन इस इमरजेंसी को लागू करने के पीछे एक्चुअल रीजन क्या रहा होगा? साल 1966 भारत एक ऐसे फेज से गुजर रहा था जब फूड स्टोरेज, बढ़ती बेरोजगारी, लो प्रोडक्टिविटी और बढ़ती गरीबी ने देश की इकोनॉमी को खोखला कर दिया था। साथ ही 1965 की वॉर ने देश के हालात बद से बदतर कर दिए थे। अपने अच्छे दिनों की तलाश में जनता जहां सरकार का मुंह ताक रही थी, वहीं प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के गुजर जाने से ये उम्मीद भी टूटती नजर आ रही थी। इस समय देश को जरूरत थी एक ऐसे पावरफुल लीडर की जो देश को रिवाइव कर सकता था, स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह उभार सकता था। और फिर इंडियन डेमोक्रेसी को साथ मिलता है इंदिरा गांधी का।
प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेने वाली ये लेडी न केवल भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, बल्कि भारत की सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग प्राइम मिनिस्टर बनकर भी उभरी। लेकिन दोस्तों, उनके लिए ये शुरुआत इतनी भी आसान नहीं रही। 1966 में जब इंदिरा ने देश की कमान संभाली, उस समय केवल देश ही मुश्किलों से नहीं गुजर रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी भी इंटरनल डिस्टर्बेंस का सामना कर रही थी। और इंदिरा गांधी तो पार्टी की सबसे वीक नेता थी। उनका पावर में आना अपोजिशंस के लिए मजाक का विषय था। खुद राम मनोहर लोहिया का कहना था कि इंदिरा गांधी सत्ता में बैठी वो गूंगी गुड़िया हैं जिसे कांग्रेस पार्टी ने पर्दे पर खड़ा किया है। और अपोजिशन की इसी बेवकूफी के कारण इंदिरा गांधी की छवि कुछ समय के लिए जनता के बीच में एक सीधे साधे लीडर की बनी रही। और अब 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत तो मिली, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स उनके हाथ से निकल गए। इंदिरा गांधी अब तक देश में खुद को एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर साबित नहीं कर पाई थी, लेकिन उनकी इमेज भी धीरे धीरे बदलती नजर आई। कभी हिचकिचाहट के साथ यूनियन बजट पेश करने वाली प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में बैंक नेशनलाइजेशन और प्रीवी पर्स एबोलिशन जैसे कई बड़े फैसले लेती हैं, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह देश में उभर कर सामने आती हैं। और उनके यही दो मुख्य फैसले होते हैं जिसकी वजह से आगे देश में इमरजेंसी लागू करने की नौबत आ जाती है। और अब दोस्तों, होता यह है कि सत्ता में आने के बाद ही जुडिशरी और इंदिरा गांधी के बीच में पावर टसल शुरू हो जाता है। और ये पावर टसल उनके पूरे शासनकाल के दौरान चलता ही रहता है। जहां वे भारत के विकास मतलब डेवलपमेंट के लिए कड़े और बड़े कानून को बदलने लगती है, वहीं जुडिशरी सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उनके सामने खड़ी हो जाती है और कई बार उनके फैसलों को ओवर रूल कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें बैंक नेशनल और प्रीवी पर्स एबोलिशन के समय देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करने का फैसला लिया। इसके तहत प्राइवेट बैंक्स की ओनरशिप अब सरकार के हाथों में आने वाली थी और जाहिर है कि JRD टाटा जैसे बिजनेसमैन को यह फैसला बिल्कुल भी गवारा नहीं था। यहाँ पर इंदिरा गांधी का मानना था कि बैंक को नेशनलाइज करने पर इसका फायदा गरीब वर्ग, छोटे किसान और आम जनता को मिलेगा, जो कि प्राइवेट कंपनी कभी नहीं कर सकती है। बैंक्स को नेशनलाइज करने की होड़ में जब सरकार को आभास हुआ कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होते ही इस ऑर्डिनेंस को पास करने में मुसीबतें आ सकती है, तब जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस को ड्राफ्ट किया जाता है। तब प्रेसिडेंट के ऑफिस छोड़ने से पहले इसे रातों रात जल्दबाजी में साइन करवाया जाता है। इससे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक जैसी सभी बैंक्स नेशनलाइज हो जाती हैं। और इस देश की आयरनी देखिए दोस्तों, जो कानून आम जनता के वेलफेयर के लिए लागू किया जाता है, वहीं बड़े बड़े शेयर होल्डर्स और अमीर लोग इस कानून के विरोध में खड़े नजर आते हैं। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर होल्डर RC कूपर अपनी आवाज उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी RC कूपर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहती है कि यह फैसला 14 नेशनलाइज्ड बैंक और शेयर होल्डर्स के लिए काफी डिस्क्रिमिनेटरी और अनफेयर है। साथ ही इसके लिए उन्हें दिए जाने वाला कंपेंसेशन भी काफी कम है। इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत जरूर होती है, लेकिन इंदिरा गांधी अपनी इस हार को एक्सेप्ट नहीं करती हैं और जल्दी ही वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यू अमेंडमेंट लेकर आती हैं। और इसके तहत होता यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े फैसले को रिवर्स कर दिया जाता है और भारत के 14 बैंक्स को फाइनली नेशनलाइज कर दिया जाता है। और अब इंदिरा गांधी का इतना बड़ा डिसीजन इंडियन बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से बदल कर रख देता है। अब तक जो बैंक शहरों तक सीमित थी, वो गांव और कस्बों तक पहुंच जाती हैं। इंदिरा गांधी का ये फैसला उन्हें जनता के दिलों में एक खास जगह दिलाने में कामयाब रहता है। और दोस्तों, ये तो केवल ट्रेलर था, वो यही नहीं रुकती हैं, बल्कि एक और बिल इंट्रोड्यूस करती हैं और ये जो बिल होता है, ये भारत की रॉयल फैमिलीज की जड़ें हिला देता है।
1971 में इंदिरा गांधी प्रीवी पर्स एबॉलिशन पर जोर देती हैं। और दोस्तों ये खास तरह की पेमेंट थी जो कि सरकार के द्वारा प्रिंसली स्टेट्स की रॉयल फैमिलीज को दी जाती थी। 1947 में जब देश को आजादी मिली थी तब इंडिया में जुड़ने वाली प्रिंसली स्टेट्स की रॉयल फैमिलीज के लिए सरकार की तरफ से एक पेमेंट की गारंटी दी गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी इस पेमेंट को दूसरी नजर से देखती थी। उनकी नजर में ये एक स्पेशल प्रिविलेज था जो भारत के प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस से मेल नहीं खाता था। इसीलिए उनका मानना था कि इस स्पेशल प्रिविलेज को एबॉलिश करना जरूरी है। इसी मकसद से प्रीवी पर्स एबॉलिशन बिल कांग्रेस पार्टी इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन इस बिल को राज्यसभा में मंजूरी नहीं मिलती और इससे दोस्तों इंदिरा गांधी सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ जाती है, लेकिन वो अपने दृढ़ संकल्प से पीछे नहीं हटती हैं। 1971 के इलेक्शन के दौरान भी वो प्रीवी पर्स एबॉलिशन पर जोर देती हुई नजर आती हैं और इनके इस थॉट को भारी पब्लिक सपोर्ट भी मिलता है। और अब जल्दी ही सरकार एक नया प्रोक्लेमेशन लेकर आती है जिसके तहत प्रिंसली स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करना ही बंद कर दिया जाता है। देश में किसी भी रॉयल फैमिली को रिकॉग्निशन नहीं दी जाती है, जिससे प्रीवी पर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और अब भारत सरकार के इस एक्ट से रॉयल फैमिलीज में अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिलती है और अब जल्द ही ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है और जल्दी में ही सुप्रीम कोर्ट इस केस को नल एंड वॉइड केस घोषित कर देता है। इंदिरा गांधी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, लेकिन इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जरा भी रास नहीं आता और वो इस जुडिशियली ऑब्स्टिकल से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सहारा लेती हैं और इस तरीके से इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी न्यू अमेंडमेंट से रिवर्स कर देती हैं। और इस अमेंडमेंट में दोस्तों ये बात क्लियर कर दी जाती है कि अब प्रीवी पर्स को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया जाएगा। इस फैसले को आम जनता का साथ तो मिलता है दोस्तों, लेकिन रॉयल फैमिलीज पर यह फैसला बिजली की तरह गिरता है और रॉयल फैमिलीज अपनी नाराजगी जाहिर करने में भी पीछे नहीं हटती हैं और इन अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी आम जनता में छा जाती हैं। जिस प्रधानमंत्री को अपोजिशन कांग्रेस की कठपुतली समझते थे, अब वो लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहती हैं और खासकर गरीब, दलित, महिलाएं, माइनॉरिटीज इंदिरा गांधी के सपोर्ट में खड़े नजर आते हैं। अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में वो गरीबी हटाओ जैसे पावरफुल स्लोगन देती नजर आती हैं। फिर 5 नवंबर 1971 को इंदिरा सरकार 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आती है। इसमें कहा जाता है कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंज ला सकती है और अब 28 अप्रैल 1972 को गवर्नमेंट 25th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है। इस अमेंडमेंट में ये होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट पब्लिक यूज के लिए किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके लिए दिए जाने वाला कंपेंसेशन यानी मुआवजा भी सरकार ही तय करेगी और इसमें कोर्ट किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। लेकिन सरकार के इस फैसले पर केशवानंद भारती केस का साया छा जाता है और इंदिरा गांधी के इस अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। दरअसल 1969 में केरल सरकार 2 भूमि सुधार कानून लागू करती है। इस कानून के मुताबिक सरकार मठों के लैंड को जब्त करने का फैसला सुनाती है, लेकिन इसके खिलाफ एडनीर मठ के हेड केशवानंद भारती अपनी आवाज उठाते हैं और आर्टिकल 26 का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि संविधान के अनुसार धर्म के प्रचार के लिए मठ, ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार लोगों को दिया गया है। इसीलिए सरकार ने संस्था की जमीन जब्त करने के लिए जो कानून बनाए हैं वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। कानून में किए गए इस तरह के बदलाव के लिए केशवानंद जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और न केवल केरल की गवर्नमेंट बल्कि इंदिरा गांधी सरकार को भी खुली चुनौती देते हैं। इस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अनलिमिटेड बदलाव करके उसका बेसिक स्ट्रक्चर बदल सकती है। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट के
13 जजेस की बेंच केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाती है, जिससे भारत के हर एक नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का भविष्य तय हो जाता है। 68 डेज की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पहुंचती है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अनलिमिटेड अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो इस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। यानी कि सरकार फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, इक्वलिटी और रूल ऑफ लॉ जैसे प्रिंसिपल को नहीं बदल सकती। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर केस के हिसाब से डिसाइड हो सकता है। इसमें जुडिशरी की पावर रिस्टोर जरूर हो जाती है, लेकिन इंदिरा गांधी और जुडिशरी के बीच डिसएग्रीमेंट की खाई और बढ़ जाती है और दोनों के बीच ये पावर टसल आगे भी देखने को मिलती है। 1971 में अब कांग्रेस मेजोरिटी के साथ में इलेक्शन जीतती है और इंदिरा गांधी एक बड़ी ही डोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर बनकर उभरती हैं और केवल तमिलनाडु स्टेट को छोड़कर पूरे भारत में इंदिरा की कांग्रेस का ही राज रहता है। उनके स्ट्रॉन्ग डिसीजन और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की पॉपुलैरिटी तब और भी बढ़ जाती है जब 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भारत और पाकिस्तान पर एक बड़ी जीत मिलती है। साथ ही यूएसएसआर और भारत के बढ़ते रिश्तों के लिए अपोजिशन लीडर भी उन्हें मां दुर्गा का रूप कहने से नहीं चूकते हैं। 1971 वो दौर रहता है जब इंदिरा गांधी का करियर पीक पर होता है। हालात इस कदर उनके फेवर में होते हैं कि वो अपने फेवरेटिज्म के बेस पर कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर चुनती हैं। ये पॉलिटिकल सुपरमेसी लेकर तो जरूर आती है, लेकिन इसकी कीमत भारतीय लोगों और इंडियन इकोनॉमी को चुकानी पड़ती है। बांग्लादेश से मिलियंस की संख्या में रिफ्यूजीज वेस्ट बंगाल और असम जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाकर बस जाते हैं। एक तरफ वॉर और दूसरी तरफ बढ़ते रिफ्यूजी पॉपुलेशन का बर्डन इंडियन इकोनॉमी और इंडियन रिसोर्सेज पर बहुत बुरी तरह से पड़ता है और इसी दौरान अमेरिकन गवर्नमेंट दिए जाने वाले एड्स भी बंद कर देती है, जिससे देश में न केवल बेरोजगारी बल्कि गरीबों की संख्या भी बढ़ जाती है। फूड प्राइसेस भी तेजी से बढ़ने लगते हैं और देश इन्फ्लेशन की चपेट में आ जाता है। कारोबारियों को मंदी का सामना करना पड़ता है। साथ ही फेल्ड मानसून के चलते एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और इंडियन इकोनॉमी के हालात दोस्तों तब खराब हो जाते हैं जब लोगों के लिए जरूरत का सामान खरीदना भी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में इंदिरा गांधी सरकार के लिए भी देश की गरीबी हटाना एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। और इस बीच कांग्रेस पार्टी में करप्शन तेजी से बढ़ने लगता है और कुछ यही हाल स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। वहां पर भी करप्शन में इजाफा कंटिन्यूसली होता जाता है और इन सब के बीच 1973 में सिचुएशन तब बदल जाती है जब दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस देखने को मिलता है। इंडियन इकोनॉमी पर इसके रोस्ट इफेक्ट देखने को मिलते हैं और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है और देश के इस मुश्किल समय में पॉलिटिकल करप्शन भी अपने हाई पीक पर होता है। और अब 1971 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिमनभाई पटेल का बहुत बड़ा घोटाला सामने आता है। एक तरफ उन पर करप्शन के संगीन चार्जेस लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ हाई प्राइसेस ऑफ फूड के चलते मिडिल क्लास लोग पहले ही फूड क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं और ऐसे में 20 दिसंबर 1973 को एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हॉस्टल फूड फीस में 20% हाइक के चलते हड़ताल पर उतर आते हैं और ऐसी ही एक हड़ताल 3 जनवरी 1974 को गुजरात यूनिवर्सिटीज में भी देखने को मिलती है, जो कि स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच एक बहुत बड़े क्लेश में बदल जाती है। इस क्लेश की आग धीरे धीरे पूरे गुजरात में फैल जाती है और सभी स्टूडेंट्स भड़क उठते हैं। आगे फूड और एजुकेशन को लेकर तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्ट्राइक पर उतर आते हैं और इन स्ट्राइक्स को इलाहाबाद में मिडिल क्लास पीपल और फैक्ट्री वर्कर्स का भी साथ मिलता है और आगे चलकर प्रोफेशनल्स और लॉयर्स भी इस स्ट्राइक का हिस्सा बन जाते हैं और इस मूवमेंट को नव निर्माण मूवमेंट नाम दिया जाता है। और इस मूवमेंट में लोग डिमांड करते हैं कि गुजरात स्टेट्स को टर्मिनेट किया जाए और चिमनभाई पटेल अपना रिजाइन लेटर दे। प्रेशराइज होकर इंदिरा गांधी को मानना पड़ता है और चिमनभाई पटेल को 9 फरवरी 1974 को अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना भी पड़ता है।
और इसी के साथ गुजरात स्टेट असेंबली को भंग करना पड़ता है। इस बीच गुजरात में प्रेसिडेंट रूल लागू करवाया जाता है और गुजरात का ये प्रोटेस्ट जल्द ही बिहार पहुंच जाता है और बिहार में इसे चिंगारी देने का काम एक्टिविस्ट जयप्रकाश नारायण करते हैं। इसीलिए आगे चलकर इस मूवमेंट को जेपी मूवमेंट भी कहा जाता है। दरअसल नवनिर्माण मूवमेंट के कारण चिमनभाई पटेल अपने पद से रिजाइन कर देते हैं। इससे मोटिवेटेड होकर बिहार में भी स्टूडेंट्स करप्शन के खिलाफ अपनी प्रोटेस्ट की जंग छेड़ देते हैं। 18 फरवरी 1974 को पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक बड़ा कन्वेंशन बुलाते हैं जिसमें स्टेट्स के सभी स्टूडेंट्स लीडर को बुलाया जाता है। ये सभी स्टूडेंट्स मिलकर बिहार छात्र संघर्ष समिति का गठन करते हैं जिसका प्रेसिडेंट लालू प्रसाद यादव को चुना जाता है। 18 मार्च 1974 को जब बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट सेशन चल रहा होता है, सभी बिहार छात्र संघर्ष समिति विधानसभा का घेराव कर लेती है। विधानसभा की सभी सड़कों को उनके द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है और इस घेराव में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और टेलीकॉम एक्सचेंज को भी नुकसान पहुंचाया जाता है और एजुकेशन मिनिस्टर रामानंद सिंह के रेसिडेंस पर आग लगा दी जाती है। इससे पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है और यहाँ पर दोस्तों पूरे राज्य के स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी के करप्शन का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं और स्टूडेंट्स के इन प्रोटेस्ट को फ्रीडम फाइटर और एक्टिविस्ट जेपी नारायण के द्वारा लीड किया जाता है और जल्द ही जयप्रकाश नारायण बिहार से निकली इस आग को पूरे देश में फैला देते हैं। पटना की सड़कों पर वे एक बड़े जुलूस को लीड करते हैं और करप्शन के लिए इंदिरा गांधी सरकार को कसूरवार ठहराते हैं। अपने प्रोटेस्ट को वो सरकार के खिलाफ पूर्ण क्रांति का नाम देते हैं और स्टूडेंट से अपील करते हैं कि वो इस मास मूवमेंट में शामिल हों। जेपी नारायण इस बीच नॉर्थ इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से का दौरा भी करते हैं और स्टूडेंट्स लीडर और इंटेलेक्चुअल्स के एक सेक्शन को अपने आंदोलन की ओर आकर्षित करते हैं और करप्शन के खिलाफ खड़ा बिहार का ये मूवमेंट धीरे धीरे सत्याग्रह मूवमेंट में बदल जाता है। जगह जगह हो रहे इन नॉन वायलेंट मूवमेंट का केवल एक ही मकसद होता है, बिहार स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना और बिहार के सीएम का रेजिग्नेशन। लेकिन इंदिरा गांधी अपने फैसले पर अडिग रहती हैं। एक भीषण विरोध के बाद भी बिहार के चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर अपनी सीट पर काबिज रहते हैं और अब जब बिहार प्रोटेस्ट की आग में जल रहा होता है तो इसका असर बिहार के रेलवे वर्कर्स में भी देखने को मिलता है। बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर वर्किंग हाउस और सैलरी में बढ़त को लेकर रेलवे वर्कर्स में इस कदर हेजिटेशंस भरी होती है कि 18 मई 1974 को कई रेलवे वर्कर्स रेलवे स्ट्राइक पर चले जाते हैं और ये स्ट्राइक आगे 3 हफ्तों तक जारी रहती है। समाजवादी और ट्रेड यूनियन लीडर जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा इस स्ट्राइक को लीड किया जाता है। इस स्ट्राइक में 17 लाख से भी ज्यादा रेलवेज वर्कर हिस्सा लेते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि 3 हफ्तों के लिए रेलवेज पूरी तरह से बंद पड़ जाती हैं। इससे न केवल इंडियन इकोनॉमी पर स्ट्रेन बढ़ता है बल्कि इंदिरा गांधी सरकार पर भी प्रेशर डेवलप हो जाता है और देश के कोने कोने में हो रहे ये प्रोटेस्ट इस बात का सबूत होते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी लेगेसी खोती जा रही है। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार इतनी जिद्दी होती है दोस्तों कि 1 साल तक चल रहे इन प्रोटेस्ट के बावजूद भी बिहार स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व नहीं किया जाता है बल्कि देश में चल रहे इस मूवमेंट को वो एंटी नेशनल करार देती हैं और पब्लिक की बात मानने से साफ इनकार कर देती हैं। और अब इंदिरा गांधी को सबसे बड़ा झटका तब लगता है दोस्तों जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा 1975 में इंदिरा गांधी को इलेक्शन फ्रॉड एलिगेशंस में 2 सीट हराया जाता है। ये मामला 1971 के इलेक्शन से जुड़ा होता है। इंदिरा गांधी पर आरोप लगता है कि 1971 में उन्होंने इलेक्शन सीट जीतने के लिए इलेक्शन मॉल प्रैक्टिस का सहारा लिया। ये आरोप सोशल कैंडिडेट राज नारायण लगाते हैं जो 1971 में इंदिरा गांधी के
खिलाफ रायबरेली से इलेक्शन में खड़े हुए थे। राज नारायण 1971 का ये इलेक्शन जरूर हार जाते हैं, लेकिन अपने साथ हुए इनजस्टिस के लिए वो पिटीशन फाइल करते हैं और ये आरोप लगाने से भी बिल्कुल नहीं चूकते हैं कि इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में गवर्नमेंट रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया है, बैलेट्स को मैनिपुलेट किया है, इलेक्शन में करप्शन किया और गलत तरीके से जीत हासिल की। और ऐसे कुल मिलाकर 14 एलिगेशंस इंदिरा गांधी पर लगाए जाते हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट मानती है कि इंदिरा गांधी ने यूपी में भाषण देने के लिए यूपी गवर्नमेंट की मदद से एक बड़ा स्टेज बनाया था। उन पर यह भी आरोप साबित होता है कि वे अपने पर्सनल इलेक्शन रिलेटेड वर्क के लिए यशपाल कपूर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाती हैं, जो इन इलेक्शंस के वक्त भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। इलाहाबाद कोर्ट अपने वर्डिक्ट में इंदिरा गांधी को लोकसभा सीट से डिस्क्वालीफाई कर देती है और डिक्लेयर करती है कि अगले 6 सालों तक वो किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती हैं। और ये पहली बार हुआ था जब देश के प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा एक्शन लिया जाता है और उन्हें अपनी पोजीशन से भी हटाया जाता है। और अब दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला मंजूर नहीं होता है और वो न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। लेकिन इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता, देश में हल्ला मच जाता है। इंदिरा गांधी के खिलाफ सभी अपोजिशन लीडर सड़क पर आ जाते हैं और मौके का फायदा उठाते हुए वे जनता को भी अपनी तरफ कर लेते हैं। जो जनता कभी इंदिरा गांधी के सपोर्ट में रहती थी, अब वो उसके खिलाफ हो जाती हैं। और ये बगावत की आवाज तब बुलंद हो जाती है जब सुप्रीम कोर्ट 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी की अपील सुनती है और इलाहाबाद कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाते हुए कोर्ट साफ कर देती है कि अब अगले इलेक्शन तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं, लेकिन उनकी सारी प्रिविलेज छीन ली जाएगी और अगले 6 सालों के लिए वो इलेक्शन में ना ही वोट कर सकती है और ना ही इलेक्शन के लिए खड़ी हो सकती हैं। और ये वर्डिक्ट इंदिरा गांधी सरकार को हिलाकर रख देता है। वे अपनी सत्ता को अपने हाथ से निकलते हुए देखती हैं। इंदिरा गांधी पर अपोजिशन का पलड़ा भारी पड़ने लगता है। अपोजिशन लीडर एक बड़ी भीड़ के साथ प्रोटेस्ट करते हैं। कई सारे रेवोल्यूशनरी नारे लगाए जाते हैं और इस बार जेपी नारायण खुद खुलकर सामने आते हैं और साथ में संपूर्ण क्रांति प्रोग्राम लॉन्च करते हैं और देश में बढ़ते करप्शन और इन्फ्लेशन के लिए इंदिरा गांधी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो स्टूडेंट से अपील करते हैं कि वो भी इस क्रांति में शामिल हो और सड़कों पर आए और इंदिरा गांधी सरकार का भरपूर विरोध करें। लगभग 1 लाख लोग उनके समर्थन में रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, जहां वो जबरदस्त भाषण देते हुए रामधारी सिंह दिनकर की पोएट्री रिसाइट करते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इसके अलावा वे अपने भाषण में पुलिस और मिलिट्री आर्मी को भी ये कहते हैं, ये सुझाव देते हैं कि वे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की बातें सुनना बंद कर दें, उनके ऑर्डर्स लेना बंद कर दें। और इंदिरा सरकार जेपी नारायण के इन भाषणों को देश में रिवॉल्ट भड़काने के रूप में लेती हैं, जिससे गुस्साई जनता भी अब जेपी नारायण के सपोर्ट में नजर आती हैं। हालांकि इसके खिलाफ कांग्रेस लीडर्स भी इंदिरा गांधी के सपोर्ट में रैलीज निकालते हैं, लेकिन मामला इस कदर बढ़ जाता है कि एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस देश के सामने आ जाता है। और जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को ये लगता है कि वो अपना बना बनाया करियर खो सकती है और सत्ता की कमान उनके हाथों से फिसल रही है, तब सब कुछ कंट्रोल करने के लिए वो देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस का सहारा लेती है। और अब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी अपने ट्रस्टेड मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग करती हैं और उनकी एडवाइस पर देश के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को एक रिटर्न लेटर भेजती है, जिसमें वो नेशनल इमरजेंसी के लिए रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के चलते देश की सिक्योरिटी को खतरा है, इसीलिए इमीडिएट इफेक्ट के साथ देश में आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू करना जरूरी है। और आगे होता भी ऐसा ही है। 26 जून 1975 को अर्ली हाउस के टाइम पर ही बिना किसी वार्निंग के देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। सुबह जब जनता की आंखें खुलती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। वो अपने फंडामेंटल राइट्स खो चुकी होती है, प्रेस अपने फ्रीडम को खो चुकी होती है और कई नेता सलाखों के पीछे होते हैं। लोगों के सामने एक ऐसा नेशन होता है जिसमें उनकी डेमोक्रेसी एक बंद पिंजरे में तोते के समान होती है।
नेशनल इमरजेंसी का पहला परिणाम ये निकलता है कि आधी रात को ही रैलीज में बैठे ढेरों अपोजिशन लीडर जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और LK आडवाणी को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही प्रोटेस्ट के लीडिंग फेस JP नारायण और कई एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसी रात जब प्रिंटिंग प्रेस कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस छापने की तैयारी कर रही होती है, तभी सरकार लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफिसेस की पावर सप्लाई कट कर देती है। इससे पहले कि जर्नलिस्ट कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सभी अपोजिशन लीडर, इंडियन एक्टिविस्ट और प्रोटेस्टर्स को सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। अगली सुबह इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो पर आती है और डिक्लेयर करती है कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। कुछ यही हाल देश की अपोजिशन पार्टीज का भी होता है, जिन्हें अगले 2 साल तक जेल की सलाखों में बंद रखा जाता है। इमरजेंसी के दौरान 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को हवालात में बंद रखा जाता है। RSS और जमात-ए इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को, जो हमेशा से सरकार के खिलाफ आवाज उठाती आई थी, उन्हें पूरी तरह बैन कर दिया जाता है। कई एक्टिविस्ट लीडर अंडरग्राउंड हो जाते हैं और सरकार के खिलाफ अपने मूवमेंट को जारी रखते हैं। इलेक्शन पोस्टपोन करवा दिए जाते हैं और राज्यों पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है। ट्रेड यूनियन को भी इंदिरा सरकार के फोर्सफुल रूल को मानना पड़ता है, जिसके तहत ट्रेड यूनियन एक्टिविटी पर बैन लगा दिया जाता है। वर्कर्स को स्ट्राइक करने की सख्त मनाही होती है और वर्कर्स के लिए फिक्स्ड वेज तय होता है और 2 साल तक बोनस का कोई स्कोप नहीं रखा जाता है और विरोध जताने वाले हर वर्कर को स्ट्रिक्ट रिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। एक तरफ सरकार जहां जनता की आवाज को हर तरफ से बंद कर देती है, वहीं एक तरफ विकास और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम की आड़ में इंदिरा सरकार कई ऐसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है जो जनता के दिलों में सरकार के लिए नफरत भर देती है। इसमें सबसे बड़ा प्रोग्राम मास स्टरलाइजेशन का होता है, जिसे इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी द्वारा 5 पॉइंट प्रोग्राम के तहत इंट्रोड्यूस किया जाता है। कांग्रेस पार्टी का एक सक्सेसफुल नेता बनने की होड़ में संजय गांधी 5 पॉइंट प्रोग्राम अनाउंस्ड करते हैं, जिसका मकसद फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, डाउरी और कास्ट सिस्टम को जड़ से खत्म करना होता है। लेकिन जनता का नेता बनने के बजाय वह ऐसे तानाशाह बनकर उभरते हैं जिससे जनता उन्हें एक्सट्रीम हेट करने लगती है और इसकी वजह उनका फोर्सफुल मास स्टरलाइजिंग का प्रोग्राम होता है। 1975 से 1977 के बीच पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए संजय गांधी बड़े ही अनसेफ तरीके से मेन वुमेन की नसबंदी करवाते हैं और इसके लिए लोगों को उनके घर, रेलवे स्टेशन, फील्ड्स और सिनेमा हॉल से पकड़ कर जबरदस्ती कैंप्स में लाया जाता है और उनकी जबरन नसबंदी कराई जाती है। इसके तहत 81 लाख से भी ज्यादा लोगों को स्टरलाइज कर दिया जाता है। भारतीय इतिहास के इस दौर में लोग डर के कारण अपने घरों में छिपकर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। एक तरफ जहां संजय गांधी के मास स्टरलाइजेशन प्रोग्राम से जनता पहले ही आहत होती है, वहीं अप्रैल 1976 में दिल्ली को ब्यूटीफाई करने के लिए संजय गांधी एक डिमोलिशन ड्राइव लॉन्च करते हैं। दिल्ली को एक सुंदर शहर में बदलने की आड़ में कई अनऑथराइज्ड स्लम्स और सेटलमेंट को गिरवा देते हैं। खासकर करोल बाग और तुर्कमेन गेट और जामा मस्जिद के करीब बसी सभी बस्तियों को टारगेट किया जाता है। बुलडोजर चलाकर लोगों के घरों को गिरा दिया जाता है। इससे होता यह है कि एक बड़ी तादाद में गरीब लोगों को अपनी जगह और रोजगार छोड़कर पास के गांव में डिलोकेट होना पड़ता है। इस प्लान के सभी ऑर्डर्स हालांकि संजय गांधी द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उनके पास कोई पद नहीं होता है। संजय गांधी के इस ऑपरेशन को पब्लिक से इतना क्रिटिसिज्म मिलता है कि कई लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और तुर्कमान गेट के पास धरने पर बैठ जाते हैं। लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है जब 18 अप्रैल 1976 को पुलिस तुर्कमान गेट पर धरने पर बैठे लोगों पर ओपन फायर कर देती है। बुलडोजर से कई लोगों के घर और दुकान गिरा दी जाती है। जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, पुलिस उन पर भी गोली चला देती है। करीब 20 लोग मारे जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं।
सत्ता के दम पर इंदिरा गांधी सरकार न केवल जनता की आवाज को दबा देती हैं, बल्कि कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करती है जो उनके हाथ में बड़ी पावर देती हैं। इस बीच में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, पब्लिक सर्विस इंप्रूव करने के लिए प्लान्स भी बनाती है, लेकिन नॉन कांग्रेसी हवा देश में आग की तरफ फैल जाती है। ऊपर से इंदिरा गांधी जेल में बंद जॉर्ज फर्नांडिस और कई लीडर्स पर क्रिमिनल केसेस भी लॉन्च करती है, जिससे जनता में सरकार की इमेज गिरती चली जाती है। इसके विपरीत जेल में रहने के बाद भी लोगों के दिलों में जेपी नारायण हीरो बनकर उभरते हैं। लोग मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और एलके आडवाणी और चरण सिंह जैसे लीडर्स में अपना फ्यूचर लीडर देखने लगते हैं। 1971 में जिस प्रधानमंत्री को जनता आयरन लेडी की तरह देखती थी, और वही लोगों के लिए एक तानाशाह बनकर उभरती है और पहली बार देश कांग्रेस का हाथ छोड़ जनता पार्टी का हाथ थामने को तैयार बैठा होता है। जनवरी 1977 को जब सभी प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाता है, तब इंदिरा गांधी को आभास तक नहीं होता कि आने वाले इलेक्शंस उनकी सत्ता का सफाया कर सकते हैं। इसीलिए मार्च 1977 में जब जनरल इलेक्शंस बुलाए जाते हैं, तब कांग्रेस को अपनी जीत की भरपूर उम्मीदें होती हैं। लेकिन जीत इस बार जनता पार्टी के हाथ आती है, जो अपनी कंपनी में इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे लगाते नजर आते हैं। इसी का नतीजा ये निकलता है कि रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा सीट पर इंदिरा गांधी को नारायण से करारी शिकस्त मिलती है। कांग्रेस की हार जनता के लिए लोकतंत्र की जीत बनती है और पहली बार देश में नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। पीएम के रूप में सत्ता की कमान अब मोरारजी देसाई संभालते हैं और इंडियन हिस्ट्री का यह डार्केस्ट चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है। धन्यवाद।